So welcome to the series of video lectures on engineering mechanics. आज हम चैप्टर नंबर 2 दैट इज इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे और इस चैप्टर को हम और एक नाम से जानते हैं दैट इज बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम. बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम, राइट. चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या था? रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम, और उसका और एक नाम क्या था? अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम. और ये हमारा सेकेंड चैप्टर इक्विलिब्रियम which is also known as balanced force system. इक्विलिब्रियम शुरू करने से पहले फर्स्ट चीज जो हमने देखा फर्स्ट चैप्टर में कि रिजल्टेंट फोर्स किसे कहते हैं. ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स कैसे डिफाइन करेंगे? रिजल्टेंट फोर्स, इट इज ए सिंगल फोर्स which replaces the entire force system and produces the same effect as produced by the entire force system. So that was the resultant force. रिजल्टेंट फोर्स. ओके, इसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर कोई भी बॉडी के ऊपर अगर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होता है, लेट्स से रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन और ये एंगल लेट्स से 40 डिग्री. ओके, सो अगर कोई बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होता है तो ये जो बॉडी है वो दिस बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. बॉडी मूव होगा. ठीक है, उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि अगर मुझे बॉडी को रेस्ट में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक इक्वल एंड ऑपोजिट कोलिनियर फोर्स दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियंट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. अगर मैं इक्विलिब्रियंट फोर्स अप्लाई करूं तो क्या होगा? ये बॉडी जो पहले मूव हो रहा था इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, अभी क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ दिस इक्विलिब्रियंट फोर्स दिस बॉडी विल कम टू रेस्ट. राइट, विल कम टू रेस्ट. उसके बाद फिर हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स. हमारा जो मेथड है, जो अप्रोच रहेगा रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का, वो किस पे डिपेंड करेगा? टोटली फोर्स सिस्टम कैसा. अगर फोर्स सिस्टम कॉन्करेंट है और उसमें दो फोर्सेस हैं तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. सेकेंड, अगर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है और उसमें मोर देन 2 फोर्सेस हैं तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? दैट इज रेजोल्यूशन मेथड. थर्ड केस क्या था कि अगर फोर्स सिस्टम नॉन कॉन्करेंट है तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? अगेन रेजोल्यूशन मेथड, लेकिन उसमें एक स्टेप ऐड होगा दैट इज नोन एज वैरिग्नॉन्स थ्योरम. राइट, फर्स्ट चैप्टर जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर चैप्टर नंबर 1 मुझे ठीक से आता है तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली मेरा चैप्टर नंबर 2 का 70% हो जाएगा. तो चैप्टर नंबर 1 में जो इंपॉर्टेंट है कि वी शुड नो हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्सेस. सेकेंड, हमें एक इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करना आना चाहिए इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. एंड थर्ड, मुझे मोमेंट निकालना आना चाहिए. राइट, तो अगर मुझे ये सब चीज अगर मुझे मालूम है चैप्टर नंबर 1 का, सो वी कैन से कि हमारा 60 to 70% चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा. राइट, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिया है उसको तुम लोग पहले ठीक से करो, उसके बाद ही फिर ये चैप्टर शुरू करना. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सेकेंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 दैट इज इक्विलिब्रियम एंड दिस आल्सो नोन एज बैलेंस फोर्स सिस्टम. व्हाट इज इक्विलिब्रियम? व्हेन कैन वी से दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम? इफ ए बॉडी does not move or if a body is at rest then we can say that the body is in equilibrium. So first thing मैं यहां पे लिखता हूं. First thing, if a body does not move or it is at rest, so in this case what we can say that the body is in equilibrium. Body is in equilibrium. Right. Second, कब मैं बोल सकता हूं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है? If the resultant force acting on the body is 0. Very important. जब तक रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा. जब भी कोई बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होगा इसका मतलब यह है कि द बॉडी इज इन मोशन, बॉडी मूव हो रहा है, बॉडी इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. राइट,
सो नाउ टू लेट्स से इस एग्जांपल ले लो, ये एग्जांपल में, इन दिस एग्जांपल इस बॉडी के ऊपर एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है ऑफ 20 न्यूटन. ओके, सो नाउ दिस बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. नाउ टू ब्रिंग दिस बॉडी in equilibrium, I will have to apply a collinear having same magnitude and opposite sense force. ये कितना होना चाहिए? This should be also 20 Newton, 20 Newton, right? So अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये तो सिस्टम क्या बन जाएगा? सिस्टम क्या बन जाएगा? ये सिस्टम बन जाएगा बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम बन जाएगा. बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम बन जाएगा. उसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो. जैसे हम लोग ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे, इक्विलिब्रियम फोर्स, तो क्या होगा? ये सिस्टम क्या बन जाएगा? बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम बन जाएगा. मतलब क्या? रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो. मतलब क्या? अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज जीरो. तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि द body will be at rest. Body will be at rest. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि if resultant force is zero, then we can say the body is in equilibrium. Okay, right? If a body does not move or the body is at rest, we say that the body is in equilibrium. Second is, if the resultant force acting on the body is zero, in that case also body will be in equilibrium, right? तो कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम का? कि the resultant force must be zero. Resultant force must be zero. इसका मतलब क्या? कि unbalanced force should be zero. कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम का? मेन कंडीशन कि the resultant force, R stands for रिजल्टेंट फोर्स. इसका और एक नाम क्या है रिजल्टेंट फोर्स का? अनबैलेंस्ड फोर्स शुड बी जीरो. अगर अनबैलेंस फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या? द सिस्टम कैसा है? सिस्टम कैसा है? सिस्टम इज ए बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम, राइट? हमने ये हमारा फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि हम बैलेंस फोर्स सिस्टम किसे कहते हैं और अनबैलेंस फोर्स सिस्टम किसे कहते हैं. लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था उसको, ठीक है? सो इफ रिजल्टेंट फोर्स या फिर अनबैलेंस फोर्स इज जीरो, सो दैट फोर्स सिस्टम इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम. तो मेन कंडीशन क्या है इसका? कि द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी व्हाट? मस्ट बी जीरो. मस्ट बी जीरो. ओके, राइट? तो अब इस कंसेप्ट से हम लोग कुछ कंडीशंस डिराइव करेंगे. क्या कंडीशन? कंसेप्ट कौन सा था हमारा? कि रिजल्टेंट फोर्स शुड बी जीरो. नाउ फर्स्ट थिंग देखो, चैप्टर नंबर 1 में रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? दैट इज R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन f ऑफ x स्क्वायर प्लस समेशन f ऑफ y स्क्वायर ना. ये फॉर्मूला हमने यूज किया था रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का इन चैप्टर नंबर 1. नाउ इन दिस चैप्टर अगर मैं r कितना है यहाँ पे? जीरो. तो मैंने r का वैल्यू पुटअप कर दिया. यहाँ पे क्या रहेगा? समेशन f ऑफ x स्क्वायर प्लस समेशन f ऑफ y स्क्वायर. नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये क्या बन जाएगा? ये जीरो हो जाएगा. इज इक्वल टू समेशन क्या बन जाएगा? ये f ऑफ x स्क्वायर प्लस समेशन f ऑफ y स्क्वायर, राइट? अब यहां पे कंसेप्ट है, ये लेफ्ट हैंड साइड यहां पे क्या है? जीरो. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये एंटायर राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड. तो ये लेफ्ट हैंड साइड जीरो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए. तो ये राइट हैंड साइड जीरो कब होगा? जब ये दोनों वैल्यूज जो है वो क्या होगा? जीरो रहेगा. दोनों वैल्यू दैट इज f ऑफ x, f ऑफ y, दोनों वैल्यूज क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए. तभी जाके दोनों का क्या हो जाएगा? एडिशन क्या हो जाएगा? जीरो होगा, राइट ना? जीरो प्लस जीरो इज जीरो, मतलब RHS इज इक्वल टू LHS,
राइट। अगर दोनों में से एक भी टर्म अगर जीरो नहीं है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये f ऑफ x 1 है और f ऑफ y 0 है, तो क्या ये बैलेंस होगा, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा? नहीं ना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1, इलॉजिकल। तो ये इस कंडीशन से मुझे क्या मालूम पड़ रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स को अगर मुझे जीरो करना है तो f ऑफ x एंड f ऑफ y बोथ शुड बी व्हाट, बोथ शुड बी 0। दैट इज समेशन f ऑफ x शुड बी 0, समेशन f ऑफ y शुड बी 0, राइट। अगर मुझे रिजल्टेंट फोर्स को जीरो करना है तो क्या होना चाहिए, ये दोनों टर्म क्या होना चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो ये फर्स्ट सेकंड। उसके बाद फिर हमने वैरिग्नॉस थ्योरम देखा था। व्हाट इज वैरिग्नॉस थ्योरम? वैरिग्नॉस थ्योरम किसे कहते हैं? वैरिग्नॉस थ्योरम दैट इज समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फोर्सेस अबाउट ए मोमेंट पॉइंट इज इक्वल टू r इंटू डी, इज इक्वल टू r इंटू डी। याद है फर्स्ट चैप्टर में हमने ये फॉर्मूला यूज किया था वैरिग्नॉस थ्योरम में। लेकिन इन इक्विलिब्रियम r इज व्हाट, r इज 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर ये राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 इंटू डी समेशन ऑफ ऑल दी मोमेंट्स इज इक्वल टू 0, राइट। सो ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, दैट इज फ्रॉम वैरिग्नॉस थ्योरम, वैरिग्नॉस थ्योरम। सो थर्ड चीज दैट इज थर्ड समेशन ऑफ all the forces about a moment point should be 0। तो ये तीन इक्वेशंस जो हैं इसे हम क्या कहते हैं, तीन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, कंडीशंस, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज COE यूज करेंगे, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। तो इन शॉर्ट अगर किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम स्टेट में होना है तो उस बॉडी को ये तीन कंडीशंस क्या करने पड़ेंगे, सेटिस्फाई करना पड़ेंगे। सो दिस आर द थ्री कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको नोट कर लो, थ्री कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। इक्विलिब्रियम के अंदर जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या है कि कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ए पॉइंट क्या हो गया, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मैं यहां पे ओके लिख लिया उसको। नेक्स्ट हम देखते हैं सपोर्ट रिएक्शंस। क्या देखेंगे हम, सपोर्ट रिएक्शंस। पॉइंट डी जो हमको देखना है दैट इज सपोर्ट रिएक्शंस, राइट। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से दिस इज अ बॉडी। अगर मैं यहां से उसको ड्रॉप करूं तो क्या होगा, ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। अगर मैं यहां से इस कैलकुलेटर को रिलीज कर दूं, ड्रॉप करूं, तो क्या हो रहा है, दिस इज कमिंग डाउन। मेरा पहला सवाल ये है कि ये जब मैं यहां से उसको नीचे ड्रॉप कर रहा हूं, तब ड्रॉप करने के बाद ये जो बॉडी है वो नीचे की तरफ क्यों मूव हो रहा है, ये मेरा पहला पॉइंट है। क्यों मूव हो रहा है, अगर मैं यहां से उसको रिलीज कर दूं तो नीचे क्यों आ रहा है, बिकॉज जब मैं उसको रिलीज करता हूं, रिलीज होने के बाद इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, सिंगल फोर्स एक्ट हो रहा है, एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है ना, सिंगल फोर्स, एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज इट्स ओन वेट, सिंगल फोर्स। तो इसका मतलब क्या है कि अभी उस सिंगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोई फोर्स नहीं है, कोई ऑप्शंस नहीं है। तो फिर वो जो सिंगल फोर्स फिर क्या बन गया, वो रिजल्टेंट फोर्स बन गया, अनबैलेंस फोर्स बन गया, राइट ना, क्योंकि ये पूरे सिस्टम में सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है और उसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स है ही नहीं। तो ये जो एक ही फोर्स है दैट इज द अनबैलेंस फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेटर का जो वेट है दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी कैलकुलेटर। तो उस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से ये बॉडी विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। नाउ मुझे क्या करना है, इस बॉडी को उसी जगह पे क्या करना है, होल्ड करके रखना है। मतलब मुझे उसको
इक्विलिब्रियम में लाना है। इसका मतलब क्या कि ये बॉडी जो है वो नीचे की तरफ नहीं गिरना चाहिए। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे कि मैंने अपना पाम के ऊपर इसको रखा है, राइट। तो एक्चुअली इंजीनियरिंग टर्म्स में क्या हो रहा है यहां पे, इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस क्या हो रहा है यहां पे कि लेट फॉर एग्जांपल ये जो बॉडी है उसका एक वेट हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट से 20 न्यूटन नीचे एक्ट हो रहा है। कितना एक्ट हो रहा है? 20 न्यूटन नीचे। अब मैं इस बॉडी को वहां पे रोकने के लिए आई एम यूजिंग दिस सपोर्ट। अब ये सपोर्ट क्या है? मेरा पाम हो गया, राइट। तो अब ये पाम जो है किसका रोल प्ले कर रहा है? इट इज प्लेइंग रोल ऑफ सपोर्ट, ठीक है। तो ये जो पाम है वो कैलकुलेटर को सपोर्ट दे रहा है। सो इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस क्या हो रहा है यहां पे, वो देखो कि इसका जो वेट है वो किसे कहां पे एक्ट हो रहा है? नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये जो पाम जो है वो एक सपोर्ट रिएक्शन दे रहा है ऊपर की तरफ। वो कितना देगा? इक्वल टू 20 न्यूटन। तो यहां पे जस्ट देखो क्या हो रहा है यहां पे। लेट्स से ये कैलकुलेटर का वेट है जो नीचे की तरफ आ रहा है 20 न्यूटन, बॉडी का वेट। और ये जो सपोर्ट है वो क्या कर रहा है? एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन दे रहा है 20 न्यूटन, राइट। तो अभी ये फोर्स सिस्टम क्या बन गया? क्या बन गया ये? इट इज ए बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम। क्या बन गया ये? बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम। बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि रिजल्टेंट फोर्स इज 0। अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, दैट इज बॉडी इज एट रेस्ट, राइट ना। तो ये रिएक्शन कौन दे रहा है? ये 20 न्यूटन का रिएक्शन कौन दे रहा है? कौन दे रहा है ये रिएक्शन? दिस इज गिवन बाय सपोर्ट। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? इसलिए क्या कहेंगे हम उसको? सपोर्ट रिएक्शंस। और ये जो 20 न्यूटन है वो किसका है? दैट इज द वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर हम ये सपोर्ट रिएक्शंस निकाल दे, लेट्स से सिर्फ क्या एक्ट हो रहा है? ये 20 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है। हमने ये सपोर्ट रिएक्शन नीचे से निकाल दिया। फॉर एग्जांपल ये यहां पे ऐसा सपोर्ट है, मैंने ये सपोर्ट यहां से निकाल दिया, तो क्या होगा? ये बॉडी विल फॉल डाउन। क्यों नीचे गिरेगा? क्यों नीचे गिरेगा? क्योंकि यहां पे सिर्फ एक सिंगल ही फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी। क्या है ये? दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी, दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी। अभी यहां पे इसको बैलेंस, क्या ये फोर्स बैलेंस है? नहीं ना। अगर मैं अनबैलेंस फोर्स फाइंड करूं, अनबैलेंस फोर्स फाइंड करूं तो कितना होगा? ये नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए -20 न्यूटन, दैट इज 20 न्यूटन नीचे की तरफ। तो ये अनबैलेंस फोर्स का हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? 20 न्यूटन नीचे की तरफ, इसलिए ये बॉडी नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर मुझे इस बॉडी को बैलेंस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक सपोर्ट अप्लाई करना पड़ेगा, सपोर्ट लगाना पड़ेगा। और वो सपोर्ट क्या करता है? एक रिएक्शन देता है जिसके वजह से बॉडी रेस्ट में आता है। ओके, सो दिस इज नोन एज सपोर्ट रिएक्शन। याद रखो, लेट्स से अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। सपोर्ट रिएक्शन के बारे में और पढ़ेंगे आगे, इसको नोट डाउन कर लो। तो सपोर्ट्स के वजह से अनबैलेंस फोर्स जो है, सपोर्ट ये कौन सा फोर्स सिस्टम बन गया? दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम। तो सपोर्ट्स के वजह से ही अनबैलेंस फोर्स सिस्टम क्या बन जाता है? बैलेंस फोर्स सिस्टम। तो रिजल्टेंट फोर्स बैलेंस फोर्स सिस्टम में क्या बनेगा? रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, राइट। तो सपोर्ट रिएक्शंस की वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में आ रहा है। नाउ लेट्स से मैं एक स्फीयर कंसीडर कर रहा हूं, एक स्फीयर। ये जो स्फीयर है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रेस्ट कर रहा है या फिर एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, राइट। मैं एक एक्सिस बनाता हूं रेफरेंस के लिए। दिस बॉडी इज एट रेस्ट, दिस स्फीयर इज एट रेस्ट, ओके।
अगर रेस्ट में है तो मेरा सवाल यह है कि क्या इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स सिस्टम एक्ट हो रहा है? क्या फोर्स सिस्टम, कोई फोर्स एक्ट हो रहा है इस बॉडी के ऊपर? तो यूजुअली देख के क्या लगता है कि कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है ना, ऐसा एक हमको एक आइडिया मिलता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है फिर भी उसके ऊपर क्या एक्ट होगा? फोर्सेस एक्ट होगा, लेकिन वो फोर्सेस कैसा रहेगा? बैलेंस्ड रहेगा। फोर्स कैसा रहेगा? वो फोर्स सिस्टम कैसा रहेगा? बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम रहेगा, बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम रहेगा। लेट अस एनालाइज कौन कौन सा फोर्स एक्ट होगा यहाँ पे। एक तो लेट्स से ये जो स्पीयर है ना, ये स्पीयर है, इसका खुद का एक वेट रहेगा जो नीचे एक्ट होगा। वेट लेट्स से 20 न्यूटन, स्पीयर का एक वेट रहेगा। जो वेट हमेशा क्या होता है? नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट होगा। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा। ओके, अब ये जो ग्राउंड है या हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो क्या करेगा? एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देगा। क्या करेगा? इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देगा 20 न्यूटन, राइट। तो इस सिस्टम में, इस केस में दो फोर्स एक्ट हो रहा है। एक तो 20 न्यूटन का जो नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, दूसरा फोर्स 20 न्यूटन जो कि रिएक्शन है। रिएक्शन है, कौन रिएक्शन दे रहा है? ये दिस इज रिएक्शन। कौन रिएक्शन दे रहा है? ये ग्राउंड रिएक्शन दे रहा है। किसके ऊपर? ये स्पीयर के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे देखो 20 न्यूटन नीचे जा रहा है, 20 न्यूटन ऊपर जा रहा है, तो अनबैलेंस फोर्स कितना हो गया यहाँ पे? अनबैलेंस्ड फोर्स कितना हो गया? चेक करेंगे। -20 नीचे की तरफ आ रहा है, -20, ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए +20, तो कितना हो गया? 0। अनबैलेंस्ड फोर्स इज 0। मतलब क्या है? रिजल्टेंट फोर्स इज 0। उसका मतलब क्या है कि दी बॉडी जो नहीं, दी फोर्स सिस्टम जो है दैट इज दी बैलेंस फोर्स सिस्टम। ओके, राइट। सो दिस इज नोन एज सपोर्ट रिएक्शन। ओके, दूसरा पॉइंट एक याद रखो कि ये जो रिएक्शन है वो कौन दे रहा है? रिएक्शन, दो चीज याद रखना है कि रिएक्शन कौन दे रहा है और किसके ऊपर दे रहा है। ठीक है, तो ये जो 20 न्यूटन का जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कौन दे रहा है? ये ग्राउंड दे रहा है। किसके ऊपर दे रहा है? स्पीयर के ऊपर। ओके, तो ये 20 न्यूटन का जो फोर्स है दैट इज एक्चुअली द रिएक्शन। कौन दे रहा है रिएक्शन? ये ग्राउंड दे रहा है। किसके ऊपर रिएक्शन दे रहा है? स्पीयर के ऊपर दे रहा है। ठीक है, स्पीयर के ऊपर वो रिएक्शन दे रहा है, राइट। तो जो भी बॉडी रिएक्शन देगा वो रिएक्शन उस बॉडी को हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये जो 20 न्यूटन का फोर्स है कौन दे रहा है? ग्राउंड दे रहा है। किसके ऊपर? स्पीयर के ऊपर। तो भला कि जो ग्राउंड दे रहा है अभी, दिस ग्राउंड इज ऑफरिंग रिएक्शन, तो ये जो 20 न्यूटन फोर्स है वो ग्राउंड को परपेंडिकुलर रहेगा। ये याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं एक दो प्लेन से ऐड करता हूं। ठीक है, बॉडी रेस्ट में ही है। लेट्स से अगर यहां पे भी एक प्लेन है जो इस बॉडी को टच कर रहा है, राइट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा? बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होगा? इस पॉइंट में इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन रहेगा। तो एक रिएक्शन कौन देगा? ये कौन दे रहा है? ये स्पीयर। रिएक्शन गिवन बाय स्पीयर। किस पे रिएक्शन देगा? प्लेन पे देगा। लेट्स से ए, प्लेन का नाम क्या है? ए। और एक रिएक्शन कौन देगा? आर ए। किसके ऊपर देगा? वो स्पीयर के ऊपर देगा। तो यहां पे देखो, अब ये आर ए रिएक्शन कौन दे रहा है? प्लेन ए स्पीयर के ऊपर दे रहा है। हेंस ये आर ए जो रहेगा वो प्लेन ए को क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, प्लेन ए को क्या रहेगा? वो परपेंडिकुलर रहेगा, राइट। और एक समझते हैं उसको। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, व्हेनेवर
a body is in contact with other body, at that point there will be an opposite and equal reaction. फिर से देखते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक स्पीयर लिया, ओके। अब ये जो स्पीयर है वो एक वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन को टच कर रहा है, एंड दिस स्पीयर इज एट रेस्ट। लेट्स से ये वर्टिकल प्लेन को नाम देता हूं मैं A एंड इस हॉरिजॉन्टल को नाम देता हूं मैं B। द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ओके। नाउ मेरा क्वेश्चन है कि ये जो बॉडी है इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है। लेट अस एनालाइज फोर्स, क्या क्या एक्ट हो रहा है, ठीक है। सो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सबसे पहले क्या एक्ट होगा, ये जो बॉडी है उसका एक वेट एक्ट होगा, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ओके। उसके बाद नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिएक्शंस, लेट अस टॉक अबाउट रिएक्शन, ठीक है। चेक करो कि ये जो स्पीयर है वो दूसरे बॉडी के साथ कहां कहां पर कांटेक्ट में है। एक तो यहां पे कांटेक्ट में है, दूसरा एक यहां पर कांटेक्ट में है, ठीक है। तो एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ जिधर भी कांटेक्ट रहेगा वहां पे क्या होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस आएंगे, राइट। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट ओनली रिएक्शंस, हम सिर्फ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, राइट। तो लेट अस फर्स्ट कंसीडर प्लेन, ये जो वर्टिकल प्लेन नजर आ रहा है उसको कंसीडर करते हैं। यहां पर ये स्पीयर और ये वर्टिकल प्लेन दोनों कांटेक्ट में, तो यहां पे प्लेन ए क्या करेगा, स्पीयर के ऊपर एक रिएक्शन देगा, राइट, रिएक्शन देगा। ये हो गया रिएक्शन आर ए, रिएक्शन देगा। कौन देगा, प्लेन ए स्पीयर के ऊपर रिएक्शन देगा, एंड स्पीयर भी क्या करेगा, एट दिस पॉइंट ए के ऊपर रिएक्शन देगा। तो हम लोग फिलहाल उसको बताएंगे, देखो बता देता उसको, आर ए। तो ये जो आर ए है वो कौन दे रहा है, प्लेन ए स्पीयर के ऊपर, और ये जो आ रहे हैं वो कौन दे रहा है, स्पीयर प्लेन ए के ऊपर दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस प्लेन बी। प्लेन बी क्या करेगा, स्पीयर के ऊपर एक रिएक्शन देगा आर बी, राइट, और ये स्पीयर क्या करेगा, प्लेन बी के ऊपर एक रिएक्शन देगा, दैट इज डब्ल्यू, दैट विल बी डब्ल्यू, ठीक है। तो इस केस में क्या रहेगा, रिएक्शन आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू, और यहां पे क्या रहेगा, रिएक्शन आर ए इज इक्वल टू आर ए के जगह पे लिखता हूं मैं, यहां पे स्पीयर लिखता हूं तो ज्यादा इजी हो जाएगा, दिस इज बाय स्पीयर, ओके, राइट। तो यहां पे देखो कि जहां जहां पर कांटेक्ट है, यहां पे पहला कांटेक्ट है तो यहां पे क्या आ रहा है, डब्ल्यू आर बी, और ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। यहां पे कांटेक्ट है तो यहां पे क्या आ रहा है, एट दिस पॉइंट दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, रिएक्शंस ऑफर करेगा। तो ये आर ए रिएक्शन कौन ऑफर कर रहा है, प्लेन ए स्पीयर के ऊपर, स्पीयर के ऊपर ऑफर कर रहा है। आर स्पीयर रिएक्शन ऑफर्ड बाय स्पीयर, ये जो रिएक्शन वो कौन ऑफर कर रहा है, स्पीयर किसके ऊपर कर रहा है, प्लेन ए के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो आर ए है, दैट इज रिएक्शन ऑफर्ड बाय ए, विल बी परपेंडिकुलर टू आर, सॉरी विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ए। आर बी जो है ये रिएक्शन कौन ऑफर कर रहा है, प्लेन बी, तो इसलिए ये प्लेन बी को परपेंडिकुलर रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये परपेंडिकुलर मालूम होना चाहिए, क्लियर, राइट। सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस। रिएक्शंस क्या, सपोर्ट क्या रिएक्शंस दे रहा है, सपोर्ट रिएक्शंस मतलब सपोर्ट क्या फोर्स अप्लाई कर रहा है, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, रिएक्शंस। तो मुझे किस पे फोकस करना पड़ेगा, ये आर ए कितना रहेगा एंड आर बी कितना रहेगा, सपोर्ट रिएक्शंस, ओके, राइट। तो ये था सपोर्ट रिएक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे दो चीज हमको याद रखना है सपोर्ट रिएक्शन जब निकालना हो तो, कि पहली बात
जब भी कोई बॉडी दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में रहेगा उस पॉइंट पे क्या आएगा, हमेशा टू कोलिनियर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट होगा उस पॉइंट पे, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी कोई बॉडी रिएक्शन ऑफर करेगा, इस केस में क्या हो रहा है, प्लेन ए रिएक्शन ऑफर कर रहा है स्पीयर के ऊपर, तो अभी ये जो रिएक्शन ऑफर कर रहा है ना प्लेन ए, दैट इज आर ए, वो क्या रहेगा, हमेशा जो प्लेन ऑफर कर रहा है रिएक्शन उसको परपेंडिकुलर रहेगा। जो प्लेन रिएक्शन ऑफर कर रहा है उस प्लेन को रिएक्शन परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहां पे प्लेन ए आर रिएक्शन आर ए ऑफर कर रहा है, तो इसलिए ये जो रिएक्शन है वो प्लेन ए को परपेंडिकुलर है। यहां पे आर बी रिएक्शन है, राइट, कौन ऑफर कर रहा है ये रिएक्शन, प्लेन बी ऑफर कर रहा है रिएक्शन, इसलिए ये बी को परपेंडिकुलर रहेगा। याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि फर्स्ट फाइंड आउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थर्ड कि रिएक्शंस will be always perpendicular to the body offering it, the body offering it, या फिर बॉडी जो रिएक्शन ऑफर कर रहा है, ठीक है, राइट। नाउ सपोर्ट रिएक्शन के बाद जो थर्ड पॉइंट है, पॉइंट नंबर सी, that is known as free body diagram, point number C, ठीक है। तो पॉइंट नंबर ए क्या था, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, पॉइंट नंबर ए क्या था, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज समेशन एफ एक्स शुड बी 0, समेशन एफ वाई शुड बी 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट शुड बी 0, दैट वाज पॉइंट नंबर 1 ए पॉइंट। बी पॉइंट क्या है कि सपोर्ट रिएक्शंस, सपोर्ट रिएक्शन, ये दो पॉइंट याद रखो कि जिधर जिधर भी बॉडी दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में रहेगा उस कांटेक्ट पॉइंट पर दो इक्वल कोलिनियर ऑपोजिट फोर्स एक्ट होंगे। और दूसरी बात क्या है कि रिएक्शंस विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बॉडी विच इज ऑफरिंग इट। पॉइंट सी इज फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इसका एग्जाम्पल चाहिए, मुझे इसका हेल्प चाहिए, इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया। फ्री बॉडी डायग्राम को हम इन शॉर्ट क्या कहते हैं, एफ बी डी, एफ बी डी, ओके। एफ बी डी का मतलब क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम, राइट, और हम उसको इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इन शॉर्ट एफ बी डी का जो मेन थीम है वो ये है कि व्हेन आई से कि ड्रॉ एफ बी डी ऑफ, ये क्या है, ये स्पीयर है ना, ऑफ स्पीयर, जब हम बोलेंगे ड्रॉ एफ बी डी ऑफ स्पीयर, इसका मतलब ये है कि हमें क्या दिखाना है कि ये जो स्पीयर है, स्पीयर के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहा है वो दिखाओ। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है कि शो all the forces acting on the body, please make a note of it। FBD of sphere का मतलब क्या हो जाएगा, show all the forces acting on the sphere, show all the forces acting किसके ऊपर, ये स्पीयर के ऊपर, एक्टिंग ऑन दी स्पीयर। तो मुझे एफबीडी ऑफ स्पीयर मतलब हम सिर्फ इंटरेस्टेड किस में है कि वो जो स्पीयर है, वो जो बॉडी है, उसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, उसने कौन सा फोर्स एक्ट करवाया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी अगर मुझे एफबीडी ऑफ स्पीयर बनाना तो मैं कैसे बनाऊंगा, पहली बात, let's say I will draw the x-axis and y-axis of this sphere। तो यहाँ पे गोल करके दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे स्पीयर का बॉडी से कुछ लेना देना नहीं है। एफबीडी ऑफ स्पीयर का मतलब क्या कि स्पीयर के ऊपर कौन कौन सा फोर्सेस एक्ट हो रहा है वही दिखाओ, ठीक है। तो अब अगर हम गौर से देखेंगे तो पहला फोर्स जो एक्ट हो रहा है दैट इज द रिएक्शन।
ये आर ए रिएक्शन जो है वो स्पीयर के ऊपर एक्ट हो रहा है, तो हम लोग आर ए दिखाएंगे। आर बी जो है वो स्पीयर के ऊपर एक्ट हो रहा है, तो हम लोग आर बी दिखाएंगे। ठीक है बच्चा, और यहां पे देखो W जो है वेट, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेट is always acted on the body, okay right? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेट इज ऑलवेज एक्टेड ऑन द बॉडी। वेट हमेशा बॉडी के ऊपर एक्ट होता है, ठीक है, वेट हमेशा बॉडी के ऊपर एक्ट होगा। तो मुझे फिर इस केस में एफबीडी में मैं टोटल यहां पे कितने फोर्स हैं, आर ए, आर स्पीयर, डब्ल्यू एंड आर बी, राइट? इस सिस्टम में कितने फोर्स है, आर ए, आर स्पीयर, डब्ल्यू एंड आर बी। एफबीडी ऑफ स्पीयर मतलब क्या कि ये जो स्पीयर है उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है वो दिखाओ, राइट? अब हमने क्या देखा कि आर ए रिएक्शन जो है दैट इज एक्टेड ऑन दी स्पीयर, तो मुझे आर ए दिखाना पड़ेगा। आर बी जो है वो स्पीयर के ऊपर एक्ट कर रहा है, रिएक्शन दे रहा है, राइट? तो मुझे आर बी दिखाना पड़ेगा। वेट डब्ल्यू, अभी हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा कि वेट इज ऑलवेज एक्टेड ऑन द बॉडी, मतलब डब्ल्यू जो है वो स्पीयर के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो मुझे डब्ल्यू दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये जो फोर्थ फोर्स है दैट इज आर स्पीयर, वो किस पे एक्ट हो रहा है? आर स्पीयर, आर स्पीयर जो है वो किस पे एक्ट हो रहा है? प्लेन ए के ऊपर एक्ट हो रहा है ना, आर स्पीयर। तो मैं फिर आर स्पीयर जो फोर्स है हम लोग एफबीडी ऑफ स्पीयर में नहीं दिखाएंगे, क्लियर? तो एफबीडी ऑफ स्पीयर में हम सिर्फ वही फोर्सेस दिखाएंगे, या फिर एफबीडी ऑफ बॉडी में हम लोग सिर्फ वही फोर्सेस दिखाएंगे जो बॉडी के ऊपर एक्ट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल 4 फोर्स में से 3 फोर्स एक्ट होगा बॉडी के ऊपर, स्पीयर के ऊपर। एक फोर्स कौन सा है, ये आर ए, दूसरा फोर्स कौन सा है, ये आर बी, और तीसरा फोर्स कौन सा है, ये डब्ल्यू। आर स्पीयर हम दिखाएंगे नहीं, क्लियर? तो दिस इज एफबीडी, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है? तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है, याद रखो अभी कि हमको सिर्फ क्या दिखाना है कि ये जो बॉडी है उसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, राइट? ओके, तो ये था पॉइंट नंबर सी, थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट हम पॉइंट नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर डी में हमको कुछ छोटे मोटे फॉर्मूलेज जो है वो जो हम लोग यूज करेंगे इसमें, ठीक है, हम लोग उसको लिख लेंगे थोड़ा बहुत। तो दिस इज पॉइंट नंबर डी। ओके, कुछ फॉर्मूलेज हम नोट करेंगे। लेट से यहां पे एक लाइन है, इस लाइन को 2 पैरेलल लाइंस कट कर रहा है। लेट से दिस इज लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, और ये लाइन नंबर 3 है। ओके, सो लाइन 1 को 2 पैरेलल लाइंस क्या कर रहा है, कट कर रहा है। लाइन 2 एंड लाइन 3 दे बोथ आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल क्या कर रहा है, लाइन 1 को कट कर रहा है। सो बाय ज्योमेट्री याद रखो ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम रहेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट? तो ये यहां पे देखो, ये लाइन 1 है, इसको 2 लाइन ने क्या किया, इंटरसेक्ट किया, कट किया। तो ये लेट्स से दिस इज θ1, दिस इज θ1, दोनों सेम रहेंगे। सेकेंड है ऑपोजिट एंगल्स। ओके, सेकेंड क्या है, ऑपोजिट एंगल। अभी ऑपोजिट एंगल किसे कहेंगे,
यहाँ पे देखो ये θ1 का जो अपोजिट एंगल है ये है अपोजिट, तो ये दोनों एंगल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा θ1, और ये भी क्या रहेगा, ये भी अपोजिट एंगल है तो क्या ये क्या रहेगा θ1। सो ये क्या हो गया, दिस टू आर योर करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये जो हो गया क्या हो गया, दिस आर अपोजिट एंगल, ठीक है, राइट। अब इस सबको ये मालूम पड़ रहा है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि ये जो लाइन है L2 L3, अब ये देखो ये एंगल θ1 है और ये एंगल कितना है θ1, मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स भी सेम है। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, ऑल्टरनेट एंगल्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। ओके, तो मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे 3 एंगल्स है, पहला करस्पॉन्डिंग एंगल, अपोजिट एंगल एंड ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या है, ये हमें यूज करना पड़ेगा ये इस चैप्टर में। लेट्स से ये एक लाइन है, लाइन L1, दिस इज कट बाय 2 लाइंस L2 एंड L3। पहला हम करस्पॉन्डिंग एंगल किसे बोलेंगे, ठीक है। ये देखो ये जो लाइन है ना, लाइन में ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल और उस लाइन का ये एंगल, दिस 2 एंगल आर करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब अपोजिट एंगल किसे बोलेंगे, इसका जो अपोजिट है ये एंगल, इसका अपोजिट जो है ये एंगल, ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। थर्ड, ये दोनों से मुझे एक कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि ये जो एंगल्स है ना, ये एंगल और ये ऑल्टरनेट एंगल, ये एंगल, ये दोनों एंगल भी सेम है, राइट। तो करस्पॉन्डिंग एंगल, अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स, हर एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट शर्त क्या है कि 1 लाइन शुड बी कट बाय 2 पैरेलल लाइंस। ये जो लाइंस है वो कैसे होने चाहिए, पैरेलल, कैसे होने चाहिए, पैरेलल। ओके, क्लियर, इसको समझ जाओ क्योंकि हमको ये आगे जाके बहुत यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलेज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमको यूज करना है, सिर्फ इसको लिख के रखो कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हमको एटलीस्ट आना चाहिए। कैसे याद रखेंगे, देखो कि जब भी, कैसे याद रखेंगे, देखो जब भी कॉस आएगा, कॉस, जब भी कॉस आएगा तो वहां पे एक माइनस साइन आएगा। कॉस में क्या रहेगा, हमेशा एक माइनस साइन आएगा, ठीक है। अब जिधर देखो 90 है, 90, ओके, जहां पर क्या है 90 है तो साइन का क्या हो जाएगा, वो कॉस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। यहां पे कॉस है और 90 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन थीटा, क्योंकि हमको मालूम है कि जहां पे कॉस है वहां पे माइनस आना ही है। अगर साइन 180 है तो हमको कुछ चेंज नहीं करना है, साइन का साइन थीटा रहेगा, कॉस का कॉस थीटा रहेगा, राइट। लेकिन एक चीज याद देखो कि ये जो कॉस के जो टर्म्स है वहां पे क्या आ रहा है, ये नेगेटिव साइन आएगा, ओके। तो कॉस अगर है तो नेगेटिव साइन कंफर्म आएगा, और अगर 90 है तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। अगर 180 है तो साइन का साइन रहेगा और कॉस का कॉस ही रहेगा, ठीक है। ये छोटे मोटे ट्रिक्स है, इसको याद रखो, 2-3 बार लिखो तो इंशाल्लाह सोफी ये सब याद हो जाएगा। तो ये था पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर ई। तो पॉइंट नंबर ई शुरू करने से पहले मैं एक बार लिस्ट आउट कर देता हूं कि क्या क्या पॉइंट्स हमने देखा अंडर दिस चैप्टर। पॉइंट नंबर ए क्या था, पॉइंट नंबर ए कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं,
that is summation f of x is equal to 0, summation f of y is equal to 0 and summation of all the moment is equal to 0. उसके बाद फिर पॉइंट नंबर बी क्या था? सपोर्ट रिएक्शंस. क्या था ये? सपोर्ट रिएक्शंस. So support reactions are responsible to convert a unbalanced force system to a balanced force system. Okay, support reaction में हमने ये देखा कि जिधर भी बॉडी दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में रहेगा वहां पे क्या आएगा? एक इक्वल एंड ऑपोजिट कोलिनियर रिएक्शंस आएगा. सेकंड पॉइंट कि जो बॉडी रिएक्शंस देगा वो उस बॉडी को क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा. फिर हमने क्या देखा? व्हाट डू यू मीन बाय एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग सिर्फ क्या दिखाते हैं कि द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी दिखाएंगे. ओनली द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, वही हम दिखाएंगे. डी में हमने कुछ छोटे मोटे फॉर्मूलेस देखे. ऑल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं, अपोजिट एंगल किसे कहते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं. ये हमको आना चाहिए क्योंकि हम उसको आगे जाके यूज करेंगे. सेकंड में फिर क्या था कि कुछ 4 ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले थे. साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा. ठीक है, तो जिधर भी कॉस है वहां पे तुम्हारा वैल्यू नेगेटिव आएगा. राइट, तो अगर साइन 90 है तो वहां पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा. अगर यहाँ पे कॉस 90 है तो वहां पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा. ठीक है, 90 रहेगा तो इसको चेंज कर देना, साइन को कॉस, कॉस को साइन. अगर साइन 180 है तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा, तो उसमें चेंज नहीं आएगा. अगर कॉस 180 है तो क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा. राइट, ओके. पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पॉइंट नंबर ई. वी विल स्टडी अबाउट फोर्स सिस्टम. वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स सिस्टम. ओके, अभी हम पॉइंट नंबर ई दैट इज फोर्स सिस्टम देखेंगे. पॉइंट नंबर ई, फोर्स सिस्टम. ओके, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था ना कि व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स सिस्टम, कैसे डिफाइन करेंगे फोर्स सिस्टम को. इफ 2 or more forces acts on a body simultaneously then we call it as a force system. फोर्स सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर. नॉन कोप्लेनर हमारे सिलेबस में नहीं है तो सिर्फ क्या बचेगा? कोप्लेनर. तो कोप्लेनर के अंदर दो मेन टाइप, एक है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, दूसरा कौन सा है? नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. ओके, राइट. एज यूजुअल जब हमने चैप्टर नंबर 1 किया था तो कॉन्करेंट के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस थे. राइट, अगर हम लोग थोड़ा सा याद करें रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम और ये चार्ट को और हम याद करें तो कॉन्करेंट के अंदर 2 ऑप्शंस थे कि क्या कॉन्करेंट में 2 से ज्यादा फोर्स एक्ट हो रहा है या फिर 2 फोर्स एक्ट हो रहा था ना, ऐसा था ना एक ऑप्शन. लेकिन यहां पे भी ओके, इधर भी 2 ऑप्शंस आएंगे. पहला ऑप्शन क्या रहेगा कि इफ देयर आर 3 फोर्सेस. कैसा नजर आएगा? 3 फोर्स. तो लेट्स से ये पहला एक फोर्स, ये दूसरा फोर्स और ये तीसरा फोर्स. F1, F2, F3 ऐसा नजर आएगा. 3 फोर्स कॉन्करेंट, 3 फोर्सेस. सेकेंड ऑप्शन क्या है? मोर देन 3 फोर्सेस. मोर देन 3 फोर्सेस. ठीक है, मतलब 4 फोर्स हो सकता है, 5, 6, 7 अप टू n नंबर ऑफ फोर्सेस हो सकता है. ठीक है, तो यहां पे क्या है? 3 फोर्सेस या फिर 3 से ज्यादा. फर्स्ट चैप्टर में क्या था? 2 फोर्स या फिर 2 से ज्यादा. ठीक है, तो अगर 3 फोर्स है तो हम ऐसे सम्स को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? लैमिज थ्योरम यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? लैमिज थ्योरम. अगर 3 से ज्यादा फोर्स है तो हम क्या यूज करेंगे? कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. क्या यूज करेंगे? कंडीशंस ऑफ
इक्विलिब्रियम। हमने देखा कि कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में कितने कंडीशंस है? 3। पहला कौन सा? समेशन एफ ऑफ एक्स शुड बी 0, समेशन एफ ऑफ वाई शुड बी 0। क्या हम यहां पे बोलेंगे कि क्या हम यहां पे बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट शुड बी 0? बोल सकते हैं कॉन्करेंट के अंदर? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि इलॉजिकल है ना, क्योंकि हमने देखा है कि कॉन्करेंट के अंदर हमेशा मूवमेंट 0 रहता है, तो हम लोग कभी भी यहां पे लिखते नहीं है। तो कॉन्करेंट के अंदर कितने कंडीशन यूज करेंगे हम लोग? 2 कंडीशन यूज करेंगे, राइट। और नॉन कॉन्करेंट अगर फोर्स सिस्टम है तो यहां पे वो सवाल पूछने की जरूरत नहीं है कि 3 फोर्स है या फिर 3 से ज्यादा। अगर नॉन कॉन्करेंट है तो वहां पे एक ही ऑप्शन है, दैट इज यूज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। और यहां पे मुझे तीनों के तीनों कंडीशंस यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि मूवमेंट जो है वो हमेशा नॉन कॉन्करेंट के अंदर ही आएगा। मूवमेंट हमेशा नॉन कॉन्करेंट के अंदर ही आएगा, राइट। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर हमारा इस चैप्टर का, राइट। जैसे हमारे फर्स्ट चैप्टर जो था रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम, उधर भी उसमें अगर तुम देखेंगे तो बेसिकली 3 ही कंडीशंस थे ना, 3 ही था। ये फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप। तो सेकंड चैप्टर में भी 3 टाइप्स ही है, सेकंड चैप्टर में भी 3 टाइप्स है, ओके। सिर्फ चैप्टर नंबर 1 में एक टाइप हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था, दैट इज हाउ टू रिजॉल्व ए गिवन फोर्स। एक फोर्स को हम नॉन परपेंडिकुलरली कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। लेकिन बाकी स्ट्रक्चर देखो सेम ही है कि अगर कॉन्करेंट है तो यहां पे मुझे क्या पूछना पड़ेगा? 2 फोर्स की जगह पे क्या पूछना पड़ेगा? 3 फोर्स। 2 फोर्स किस में है? वो रिजल्टेंट फोर्स में। 3 फोर्स किस में? इक्विलिब्रियम में। ये चैप्टर कौन सा? इक्विलिब्रियम। तो 3 फोर्स है तो विल यूज लैमिस थ्योरम। अगर 3 से ज्यादा है तो वी विल यूज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है इसलिए हम लोग यहां पे कितना यूज करेंगे? सिर्फ 2 ही यूज करेंगे, दैट इज Fx0 Fy0, राइट। थर्ड कैसा है कि अगर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो फिर यहां पे हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करेंगे, और यहां पे तीनों के तीनों कंडीशंस आएगा, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 एंड मोमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू 0, क्योंकि मोमेंट हमेशा नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में आएगा, कंपल्सरी आएगा। अगर हम ऐसा बोले कि अगर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो बाय डिफॉल्ट मोमेंट है, बाय डिफॉल्ट मोमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, राइट। तो हमने यहां पे तो ये तो देखा है कि व्हाट इज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हमको मालूम है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ वाई क्या है, मोमेंट क्या है हमको मालूम है। सिर्फ हमको इस चैप्टर में एक ही चीज पढ़ना है, दैट इज लैमिस थ्योरम, और यही है तुम्हारा 30%, राइट। क्योंकि ये तुमको आता ही है, एफ ऑफ एक्स कैसे निकालना है, सेम प्रोसीजर जो हमने रिजल्टेंट फोर्स में किया था। एफ ऑफ वाई कैसे निकालना है, सेम प्रोसीजर जो हमने रिजल्टेंट फोर्स में किया था। मोमेंट कैसे निकालोगे, सेम प्रोसीजर जो हमने रिजल्टेंट में किया था। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर रिजल्टेंट फोर्स दैट इज चैप्टर नंबर 1 तुम्हारा स्ट्रांग है तो डायरेक्टली तुम्हारा 70% चैप्टर नंबर 2 का हो जाएगा, okay। So now let us see what is this Lami's theorem. So now let us start with this theorem, Lami's theorem, because बाकी के 2 हमको आता है, वो हमने ऑलरेडी रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम में कर चुके हैं। एक बार अभी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट हम अभी क्या करेंगे, विल स्टडी लैमिस थ्योरम, विल स्टडी लैमिस थ्योरम। तो ये जो 5 पॉइंट्स है उसको लिख लिया करो, लिख लो उसको। पॉइंट नंबर A is about conditions of equilibrium. Point number B is about support reaction. Point number C is about FBD. Point number D is about formulas. Point number E is this structure. Okay, so now let us start with Lami's theorem. Let us start with Lami's theorem. काफी इजी है ये,
लैमिस थ्योरम, लैमिस थ्योरम, ठीक है। मैं पहले डायग्राम बनाता हूं यहाँ पे। लैमिस थ्योरम में कब यूज कर सकता हूं? व्हेन देयर आर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस। कब यूज कर सकते हैं हम लैमिस थ्योरम? व्हेन देयर आर 3 कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। लेट्स से दिस इज F1, F2, F3. This is theta 1, theta 2, theta 3. ये मेरा एक पहला फोर्स सिस्टम है। और एक बनाता हूं यहां पे F1, F2, F3। अगेन नहीं, यहां पे सेंस में उल्टा करता हूं। F1 पुश, F2 पुश, F3 पुश। यहां पे क्या है? पुल पुल। Let's say this is theta 1, this is theta 2, and this is theta 3. If there are 3 forces passing through a point and this body is in equilibrium, then we can apply Lami's theorem. Then we can apply Lami's theorem. So when can I apply Lami's theorem? First, when there are 3 forces, 3 forces should be concurrent, body should be in equilibrium, and fourth point, all forces must have same sense. मतलब अगर पुश है तो पूरा तीनों का तीनों क्या होना चाहिए? पुश होना चाहिए, या फिर तीनों का तीनों पुल होना चाहिए। ये 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाई करे देन वी कैन अप्लाई लैमिस थ्योरम। और लैमिस थ्योरम क्या कहता है? वेरी सिंपल। क्या कहता है लैमिस थ्योरम? कि यहाँ पे फोर्स कितना है? F1, F2, F3, टोटल 3 फोर्स है। तो यहाँ पे लिख लो F1, F2, F3, ओके, राइट। डिवाइड बाय साइन, डिवाइड बाय साइन, डिवाइड बाय साइन, एंड ऑल दिस टर्म्स आर इक्वल टू। ठीक है, फोर्स कितना है यहाँ पे? 3 फोर्स है, F1, F2, F3, डिवाइड बाय साइन, 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 तीनों क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, राइट। अब साइन किसका एंगल लेना है मुझे? अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे F1 है ना, ये है तुम्हारा F1, ओके। तो हम ये लैमिस थ्योरम कब यूज कर सकते हैं? कि इफ देयर आर 3 फोर्सेस, तीनों के तीनों क्या होना चाहिए? कॉन्करेंट, बॉडी शुड बी इन इक्विलिब्रियम, एंड ऑल द फोर्सेस मस्ट हैव सेम सेंस। अगर पुश है तो पुश रहेगा तीनों के तीनों, या फिर पुल है तो तीनों के तीनों पुल रहेगा, ओके। तो ये जो फोर्स सिस्टम है वो क्या कर रहा है? वो चारों का चारों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ये 3 फोर्स है, ओके, 3 फोर्स है, कॉन्करेंट है, यस कॉन्करेंट है, मतलब एक ही पॉइंट से पास हो रहा है। इक्विलिब्रियम है, यस इक्विलिब्रियम में है। क्या ये तीनों का जो फोर्स का जो सेंस है सेम है? तीनों फोर्स का सेंस क्या है? सेम है, ओके। तो मैं क्या करूंगा? जितना भी फोर्स है, क्या ये फोर्स F1, उसको मैं डिवाइड करूंगा साइन। साइन किसका एंगल? अभी हमने क्या लिया? F1 लिया ना, तो ये F1 है, राइट। तो बचा 2 फोर्स कौन सा? F2, F3। ये F2, F3 मिलके कितना एंगल बना रहा है? ये दोनों θ1, तो मैं यहां पे लिखूंगा θ1, ओके, राइट। दूसरा फोर्स ले लेते हैं अभी। दूसरा फोर्स कौन सा है? F2, तो यहां पे लिखूंगा F2 डिवाइड बाय साइन। साइन का किसका एंगल? अभी हमने F2 लिया है, राइट। तो बचा 2 फोर्स कौन सा? F1, F3, दोनों मिलके कौन सा एंगल बना रहा है? θ2, तो यहां पे क्या आएगा? θ2, राइट। थर्ड फोर्स क्या है? F3 डिवाइड बाय साइन। अभी F2 लिया था, अभी फोर्स कौन सा है यहाँ पे? F3, ये F3। बाकी 2 फोर्स बचा कौन सा? F2, F1, ये F1 है।
ये दोनों कौन सा फोर्स बना रहा है, एंगल कितना बना रहा है, दोनों मिलके θ3, तो यहां पे लिख दो θ3। फाइनली हम क्या बोलेंगे कि दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, राइट। सो देयरफॉर फॉर्मूला कैसा रहेगा, f1 by sin θ1 is equal to f2 by sin θ2 is equal to f3 by sin θ3. So this is your Lami's theorem. Lami's theorem. Okay. Let us apply Lami's theorem in this force system also. चेक कर लो, यहाँ पे 3 फोर्स है, यस 3 फोर्स है, तीनों कॉन्करेंट है, तीनों कॉन्करेंट है। क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यस इक्विलिब्रियम में है। क्या तीनों फोर्स का सेंस सेम है, तीनों फोर्स का सेंस कैसा है, अभी यहाँ पे पुश है, राइट। तो यहाँ पे कैसा आएगा, कैसे लिखेंगे, पहला फोर्स F1 बाय साइन, ये F1 है, बाकी तो फोर्स बचा कौन सा, F2 F3, कितना एंगल बना रहा है, θ1, सो दिस इज θ1, ये हो गया पहला टर्म। ओके, दूसरा टर्म क्या रहेगा, F2 बाय साइन, ये F2 है, साइन F2 है, राइट ये, और बचा दो फोर्स कौन सा, F1 एंड F3, कितना एंगल बना रहे हैं लोग, θ2, तो यहाँ पे क्या आएगा θ2, ये बन गया मेरा सेकेंड टर्म। ओके, थर्ड टर्म कैसे बनेगा, F3 बाय साइन, ये हो गया F3, बाकी दो बचा फोर्स कौन सा, F1 F2, ये F1 F2 कितना एंगल बना रहा है, θ3, तो यहाँ पे क्या आएगा θ3, तो ये बन गया मेरा थर्ड टर्म, और तीनों टर्म एक दूसरे को इक्वल रहेगा। तो डायरेक्टली हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि F1 बाय साइन θ1 इज इक्वल टू F2 बाय साइन θ2 इज इक्वल टू F3 बाय साइन θ3। ओके, राइट। तो दिस इज हाउ वी विल अप्लाई Lami's theorem, दिस इज हाउ वी विल अप्लाई Lami's theorem, राइट। अगर ये समझ में मुझे आ गया तो Lami's theorem का जो स्टेटमेंट है वो बोलना बहुत इजी हो जाएगा। Lami's theorem का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, राइट। कैसे रहेगा स्टेटमेंट, ध्यान से सुनो और उसको लिख लो, पहले सुन लो उसके बाद फिर उसको लिख लेना, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ Lami's theorem, क्या स्टेटमेंट, इफ देयर आर 3 concurrent forces acting on a body and the body is in equilibrium and all the 3 forces have same sense, then the ratio of force, then the ratio of force to the sine angle of other 2 forces is same. The ratio of force to the sine angle of other 2 forces are same. Okay, या फिर तुम ये स्टेटमेंट लिखो या फिर कोई भी एक बुक जो तुम रेफर कर रहे हो वो बुक रेफर करो, राइट। तो मेन क्या है, कंसेप्ट समझना कि कैसे हम लोग Lami's theorem को अप्लाई करेंगे। वेरी इजी, 4 मार्क के लिए सम्स आएंगे और हर एक सम मुझे लगता है कि 3 मिनट 4 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग Lami's theorem के ऊपर सम सॉल्व करेंगे। सो दिस इज Lami's theorem। ओके, थैंक यू।